वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके टेस्ट की क्लास नंबर 139। हमारे सवाल आपके जवाब की प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की है। शाम 9 बजे आपको क्लास मिलती है। सर्व परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन इस क्लास में आपको मिलेंगे, क्योंकि सुबह करंट और शाम को जीके की क्लास का कॉम्बिनेशन जो विद्यार्थी निरंतर हमारी क्लास देख रहा है, ये मानो राजस्थान जीके का क्वेश्चन उसका गलत होने वाला नहीं है। तो स्टार्ट कर दें जल्दी से वीडियो को। पहले तो लाइक कर दो, लाइक का बटन दबा दिया करो, शेयर कर दिया करो। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान प्रदेश के लिए राजस्थानी द्वितीय के नाम से किस अभिलेख में मिलता है? राजस्थान प्रदेश के लिए एक नाम मिलता है पहले, राजस्थानादित्य या राजस्थानी द्वितीय। वो किस अभिलेख में मिलता है? बहुत बार प्रश्न आ चुका है, बसंतगढ़ अभिलेख। इसमें बसंतगढ़ अभिलेख में मिलता है, जो विक्रम संवत 682 का उत्कीर्ण है। कब का? विक्रम संवत 682 का उत्कीर्ण है। इसमें इस शिलालेख में, इस अभिलेख में राजस्थान प्रदेश के लिए राजस्थानी द्वितीय नाम अभिलेख मिलता है विक्रम संवत 682 में, ये याद रखना। इसके अलावा देखो बाबरू शिलालेख, ये बाबरू शिलालेख विराट के अंदर मिला है, अशोक का शिलालेख माना जाता है। बिजोलिया शिलालेख ये भीलवाड़ा के अंदर है, 1170 में गुणभद्र ने, उस समय शासक थे सोमेश्वर चौहान के समय, संस्कृत भाषा में रचा, चौहानों की जानकारी मिलती है। और गोसुंडी शिलालेख, गोसुंडा ये कहां पे है? गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ का। दोनों में कंफ्यूज मत होना, गोसुंडा जो या गोसुंडी शिलालेख है वो चित्तौड़गढ़ में है, जबकि गटियाला शिलालेख है वो कहां का है? मारवाड़ जोधपुर का है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? श्री गंगानगर राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी है क्या? श्री गंगानगर तो ये तो हो ही नहीं सकता। उत्तरी जिला जरूर है लेकिन उत्तरी सीमा का प्रहरी नहीं है, तो ये तो गलत है, क्योंकि उत्तरी सीमा का प्रहरी बटनेर दुर्ग को कहते हैं। किसको? बटनेर दुर्ग को। रावत बाटा को अणुनगरी कहते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। भरतपुर को राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं, ये गलत है, क्योंकि किसको कहते हैं? अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं। भंड-देवरा राजस्थान का खजुराहो है, ये भी गलत है, क्योंकि भंड-देवरा 12 को राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो तो कौन सा है? जो किराड़ू बाड़ में रहे वो है। तो सही बताना है तो एक ही होगा, रावत बाटा अणुनगरी। रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में है। कनाडा के सहयोग से यहाँ पे परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो सब जानते हो कि राधा कृष्णन राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे। सचिवालय का जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है, हमारे राजस्थान में सचिवालय की स्थापना हुई थी 1949 में जयपुर में, और इसका जो प्रशासनिक मुख्य अधिकारी होता है वो मुख्य सचिव होता है। और पहले मुख्य सचिव थे के राधा कृष्णन। कौन थे? के राधा कृष्णन थे। और वर्तमान में कौन है? उषा शर्मा राजस्थान की मुख्य सचिव है। उषा शर्मा मुख्य सचिव की नियुक्ति हमेशा मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही मुख्य सचिव काम करता है, उतने दिन ही वो रखता है, क्योंकि विश्वास पत्र अगर मुख्य सचिव का तो लगातार। ये देखिए ऑप्शन और देखिए, रघुनाथ सिंह राजस्थान के पहले पुलिस महानिदेशक थे, डीजीपी थे। अमर सिंह राठौड़ राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के पहले आयुक्त थे, मुख्य आयुक्त थे। और कृष्ण कुमार गोयल राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ये इंपॉर्टेंट उत्तर आ जाएगा। मुख्य सचिव पहले कौन थे? के राधाकृष्णन। और महिला पूछे कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? 2009 में बनी थी कुशल सिंह। और जो उषा शर्मा है ना, वर्तमान में ये राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? राजस्थान एकीकरण प्रजा मंडल, ये टॉपिक दो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके क्वेश्चन में बार बार लेके आ रहा हूँ। मत्स्य संघ राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। 1948 से शुरू हुआ था और अजमेर मेरवाड़ा के मिलते 1956 में समाप्त हो गया। इसको 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे टोटल। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को इसका श्रेय जाता है एकीकरण का। अब ये पूछ रहे हैं मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? तो पहला ही चरण है ये, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ, और इसकी जो राजधानी रखी गई थी वो अलवर को रखी गई थी। इसमें ठिकाना मिलाया गया निमराना, और 4 रियासतें मिली थी। पहला चरण और पहली ABCD, यानी मत्स्य संघ में 4 रियासतें कौन सी मिली? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इसका जो उद्घाटन किया था NV गाडगिल ने किया था, और इसके जो राज प्रमुख थे उदयभान सिंह और प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से याद रखना। और दूसरा चरण था 25 मार्च 1948, तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948, और चौथा चरण 30 मार्च 1949, पांचवा चरण 15 मई 1949, और छठा चरण
26 जनवरी 1950 और 7वां चरण 1 नवंबर 1956। ये तारीखें आपको याद रखनी है। 5वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले की सीमा 2 राज्यों से मिलती है? राजस्थान के किस जिले की सीमा 2 राज्यों से मिलती है? तो देखिए हनुमानगढ़। अब हनुमानगढ़ की बात करेंगे तो पंजाब से भी लगता है, हरियाणा से भी लगता है। हम धौलपुर की इधर बात करेंगे तो धौलपुर इधर यूपी से भी लगता है, ठीक है, और एमपी से भी लगता है। इसके अलावा बांसवाड़ा की बात करें इधर नीचे तो बांसवाड़ा देखो गुजरात से भी लगता है और मध्य प्रदेश से लगता है। और भरतपुर की बात करें तो यूपी से भी लगता है और हरियाणा से भी लगता है। ये यहाँ उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। मैं थोड़ी सी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए नक्शा है, यहाँ आप देख सकते हो कि एक तो हनुमानगढ़ हो गया, एक आपका भरतपुर हो गया, भरतपुर, एक आपका धौलपुर हो गया, ठीक है, एक आपका हो गया बांसवाड़ा। ये ऐसे जिले हैं 4 जो 2-2 राज्यों की सीमा बनाते हैं। कैसे? ये जो हनुमानगढ़ है ये पंजाब की बनाता है, हरियाणा की बनाता है। ये भरतपुर हरियाणा की भी बनाता है और उत्तर प्रदेश की बनाता है। ये धौलपुर उत्तर प्रदेश की बनाता है, मध्य प्रदेश की बनाता है। ये बांसवाड़ा इधर मध्य प्रदेश की बनाता है, इधर इसकी बनाता है गुजरात की। इसके अलावा श्री गंगानगर जिले को याद रखना, जो एक पंजाब राज्य से लगता है, पाकिस्तान से लगता है। बाड़मेर गुजरात से लगता है और पाकिस्तान से लगता है। ये इनकी खासियत है और ये इनकी खासियत है। उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, व्हेल मछली के आकार का जिला कौन सा है? मैं बार बार ये क्वेश्चन बेसिक क्यों दे रहा हूं, क्योंकि हर एक तबके का विद्यार्थी है वो इस वीडियो को देख रहा है। आरएस से लेकर नीचे बीएसटीसी तक का विद्यार्थी, 12वीं तक का विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है। और जरूरी नहीं है कि एक बड़ा 3-4 सालों से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उसको हर चीज का नॉलेज हो, बेसिक नॉलेज जरूरी है और ये क्लास उसी को निर्धारित करती है। व्हेल मछली के आकार का जिला कौन सा है? तो सभी जानते हैं जालोर जिला है, वो व्हेल मछली के आकार का है। थोड़ी सी तस्वीर देख लो, ये है जालोर, ये व्हेल मछली के समान है। सिरोही है, सिरोही ऐसे लगता है बैठे हुए मेंढक के समान है। बाड़मेर दक्षिणी भारत के समान है। जैसलमेर सपत बहुभुज के आकार का है। जोधपुर मयूर की आकृति का है। हनुमानगढ़ एल आकृति का या सोफे के आकार का है। सीकर उड़ते हुए पक्षी के समान अर्धचंद्राकार प्याले नुमा है। इसके अलावा जयपुर पानी की सुरही के आकार का है। भरतपुर गिलहरी के आकार का है। और धौलपुर और करौली बतख के समान है। दौसा धनुष के आकार का है। टोंक पतंगाकार है, राजस्थान की आकृति का है। इसके अलावा भीलवाड़ा आयताकार, अजमेर त्रिभुजाकार, राजसमंद तिलक के समान, उदयपुर ऑस्ट्रेलिया के समान और चित्तौड़गढ़ घोड़े की नाल के समान। अब देखो इतने राजस्थान के लगभग आधे से ज्यादा जिलों की आकृति निर्धारित की हुई है, तो इनको याद रखना। तो उत्तर क्या आ जाएगा? जालोर। निम्न में से सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। निम्न में से सबसे ऊंची पर्वत चोटी, वैसे तो गुरु शिखर है सबसे ऊंची चोटी, लेकिन 4 ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है कि इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नागपानी, कमलनाथ की पहाड़ी, सज्जनगढ़ या लीलागढ़। इसमें से जो सबसे ऊंची चोटी है वो कमलनाथ की पहाड़ी है, क्योंकि कमलनाथ की पहाड़ी 1001 मीटर है। देखो ये प्रश्न अपवाद के होते हैं, इतनी गहराई से हम पहाड़ियों को कभी नहीं पढ़ पाते हैं, और अगर पढ़ भी ले तो याद नहीं रहता कभी भी। लेकिन आपको मैंने बता दिया, जहां भी राजस्थान जीके के किसी भी परीक्षा में 50 क्वेश्चन आएंगे तो 5% छोड़ने वाले होंगे। 5 क्या 10 ही होते हैं कई बार, लेकिन 5 तो श्योर होता है। ऐसे प्रश्न आएंगे कभी जिंदगी में आपने नहीं देखे होंगे, कितना भी कुछ, और एग्जामिनर कोई पता नहीं होता बाद में इनके उत्तर सही क्या है। वो 5% छोड़ने वाले होते हैं। 50 में से 45 में से आपका स्कोर कितना होता है उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। लेकिन 5 पे अगर ध्यान देने लगे तो 45 वाले जो सिंपल क्वेश्चन आएंगे उसको गवा बैठोगे आप। तो ये 5% ऐसे आएंगे। ये प्रश्न 2018 के एक एग्जाम में आया हुआ है। निम्न में से सबसे ऊंची पर्वत चोटी, अब इतनी चोटियां अरावली पर्वतमाला में अंदाजा नहीं लगा सकते, इतनी चोटियां। अब सारी थोड़ी पढ़ लेंगे अपने, लेकिन ये अपवादिक प्रश्न है। हाँ, एक बार पेपर में आ गया, दोबारा अगर प्रश्न आ जाए तो ये गलत नहीं करना है। तो कमलनाथ की पहाड़ी 1001 मीटर है, क्लियर हो गया। उसके बाद में लीलागढ़ की पहाड़ी है वो 874 मीटर है। सज्जनगढ़ की पहाड़ी 938 मीटर है और नागपानी की पहाड़ी 867 मीटर है। अब ये इतनी ऊंचाई हमें कभी याद नहीं होती है, तो इसमें उत्तर क्या हो गया? कमलनाथ की पहाड़ी। राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है वह कौन सा है? राजस्थान का वह जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है वह जिला कौन सा है? जालोर। अब देखिए थोड़ा सा नक्शा मैं दिखाता हूं। यहां से गुजरात की सीमा स्टार्ट होती है और बांसवाड़ा तक लगती है। इसका सूत्र याद रखना। अब गुजरात के भी 6 जिले लगते हैं और
राजस्थान के भी 6 जिले, 1 2 3 4 5 6, सबसे ज्यादा जालोर उदयपुर की सीमा लगती है। अब गुजरात के कौन कौन से जिले राजस्थान से लगते हैं, तो यहां से लग जाना। एक सूत्र बता देता हूं, कब कब दा, एक मिनट दोबारा बता देता हूं, इसका सूत्र है कब सा आमदा, कब सा आमदा, ये सूत्र है। कब सा आमदा का मतलब कैसे हो जाएगा, यहां लगता है कच्छ, वैसे यहां लगता है बनासकांठा, जालोर के पास बनासकांठा। इसके बाद सा का मतलब होता है यहां साबरकांठा, आ का मतलब होता है अरावली, फिर मैं का मतलब होता है महिसागर, और दा का मतलब होता है दाहोद। ऐसे लगते हैं ये जिले, ठीक है। यानी बनासकांठा पूछा तो जालोर इसका उत्तर आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, बोराट का पठार किन के मध्य स्थित है। अक्सर पेपरों में पूछा जाता है, बोराट का पठार इतना चर्चा में रहता है। तो बोराट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच है। कुंभलगढ़ राजसमंद में, गोगुंदा उदयपुर के बीच बोराट का पठार स्थित है। अगला, वह नदी जो राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत, दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती है, पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ऐसा काम करने वाली कौन सी नदी है, माही नदी, क्योंकि आकृति बन गई माही नदी की, और बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली माही नदी। ये देखो यहां से मेहंद झील से यहां से निकली है, इधर मध्य प्रदेश से, और फिर यहां ये चलती हुई अपने राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, बांसवाड़ा के खांदू गांव से प्रवेश करती है, और इधर घूम फिर के वापस डूंगरपुर में जाके और ये यहाँ पे क्या करती है कि अरब सागर की खाड़ी की तरफ चली जाती है। तो माही नदी जिसे आदिवासियों की गंगा कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं, कांठल की गंगा कहते हैं, बेणेश्वर धाम इस नदी के किनारे है, सोम माही जाखम नदी किनारे, और इस नदी पर बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, बोरखेड़ा गांव के अंदर, जो राजस्थान का सबसे लंबा 31,9 मीटर लंबा है। और इसी माही से डूंगरपुर में भीखा भाई सागवाड़ा नहर निकाली गई है। इसकी ये माही परियोजना पूछे तो गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है ये। इसमें राजस्थान का 45% हिस्सा और गुजरात का 55 है, लेकिन 144 मेगावाट जो बिजली उत्पादित की जाती है वो सारी की सारी किसको मिलती है, वो सारी की सारी मिलती है राजस्थान को। 1983 के अंदर इंदिरा गांधी के समय इसका उद्घाटन किया गया था। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, बेड़च मेनाल बनास का त्रिवेणी संगम कहाँ है। बेड़च मेनाल व बनास का त्रिवेणी संगम कहां पे है। अब देखो सबसे ज्यादा अपने बनास नदी है ना वो त्रिवेणी संगम बनाती है, ये आपने पढ़ रखा है, सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम बनास बनाती है, और पेपर में बहुत बार त्रिवेणी संगमों के क्वेश्चन आए हुए। अब देखिए, बेड़च मेनाल और बनास का जो त्रिवेणी संगम होता है वो बिगोद, बिगोद कहां पे, भीलवाड़ा में, बिगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर त्रिवेणी संगम होता है। अब मैं आपको बताता हूं बनास नदी के कौन कौन से संगम है। बनास नदी के जो संगम है, एक तो बनास बेड़च और मेनाल ने बना दिया, कहां पे, बिगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। एक बनास नदी बनाती है सवाईमाधोपुर, रामेश्वर धाम सवाईमाधोपुर में बनास, चंबल और सीप मिलती है। एक राजमहल टोंक में बनाती है बनास, डाई और खाई, बनास है डाई और खारी, ये तीनों राजमहल टोंक में बनाती है। और एक बनास बनाती है देवधाम जोधपुरिया टोंक में, देवधाम वहां ये मिलती है, बनास मिलती है, बांडी मिलती है और मासी मिलती है, बनास बांडी मासी। और एक और माही वाला याद रखना, माही जाखम जो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। बनास नदी अकेली अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर 4 त्रिवेणी संगम बनाती है। एक चंबल के साथ है, वो चंबल की ये बनास सहायक है, एक बेड़च मेनाल के साथ, एक बनास डाई खारी और बनास बांडी मासी। दरियावद कांठल क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा विवाह के अवसर पर धीमी गति से किए जाने वाले गोलाकार नृत्य का नाम क्या है। दरियावद कांठल क्षेत्र कहने का मतलब प्रतापगढ़ में स्त्रियों द्वारा विवाह के अवसर पर एक धीमी गति से एक गोलाकार रूप में गोल घेरे में एक नृत्य किया जाता है, उसका नाम क्या है, इसका नाम है मोहिली नृत्य। तो ये नृत्य है मोहिली नृत्य। कौन सा, मोहिली नृत्य है। और पूछे मोहिली नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, तो प्रतापगढ़ का उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा मछली नृत्य किसका है, बंजारों का नृत्य है। और हिंडोली नृत्य है जैसलमेर का प्रसिद्ध है। कौन सा युगम असंगत है, कौन सा युगम असंगत है। देखो, रसिया नृत्य मीणाओं का है, बिल्कुल सही है। लहंगी नृत्य बाल्दिया जाति का है, तो ये गलत है, असंगत है।
रायण नृत्य ग्रासिया का है, बिल्कुल सही है। निजा नृत्य भील और मीणा दोनों करते हैं, ये खेल नृत्य, ये भी सही है। लेकिन लहंगी नृत्य बालदिया का नहीं है। ये लहंगी बालदिया तो क्या है, बालदिया एक गुमंतु जाति है। क्या है, गुमंतु जाति है। तो ये जो लहंगी कह दो या लहंगा कह दो, ये सहरिया जनजाति का है। ये किसका है, सहरिया जनजाति का। अगला, विजयदान देथा किस भाषा के लेखक थे? नाम सुना होगा राजस्थान के शेक्सपियर विजयदान देथा, उपनाम इनका बीजी है। ये किस भाषा के लेखक हैं? तो जो विजयदान देथा है ये राजस्थानी भाषा के हैं। विजयदान देथा राजस्थानी भाषा के लेखक है। इनकी पुस्तक एक बहुत ही प्रसिद्ध है, एक तो अलेखो हिटलर और एक बातारी फुलवारी, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी सितंबर 2021 में जो कृषि पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था उसमें आया था बातारी फुलवारी ग्रंथ के लेखक विजयदान देथा। अगला, सत्य कथन बताइए। क्या बताना है, सत्य कथन बताइए। राजस्थान की प्राचीनतम रचना भरतेश्वर बाहुबली घोर। राजस्थान की प्राचीनतम रचना भरतेश्वर बाहुबली घोर। राजस्थानी प्रथम नाटक केसर विलास। राजस्थान की प्रथम कहानी विश्रांत प्रवास। सभी सत्य कथन है, तो सारे सत्य कथन है। राजस्थान की प्रथम जो रचना थी, प्राचीनतम रचना, वो भरतेश्वर बाहुबली घोर थी, ये सही है। प्रथम नाटक केसर विलास, ये भी सही है। राजस्थान की प्रथम कहानी विश्रांत प्रवास, ये भी सही है। अब देखिए बड़ी बात, यहां से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है ये बनता है, तो याद रखना। अब एक व्यक्ति का नाम याद रखना, एक प्रसिद्ध कवि का नाम याद रखना, शिवचंद भरतिया। इसका नाम याद रखना है, शिवचंद भरतिया का। उसने राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास भी उसी ने लिखा था, उसका नाम था कनक सुंदर, 1905 में। प्रथम जो नाटक लिखा था केसर विलास, वो भी शिवचंद भरतिया ने लिखा। और प्रथम जो कहानी विश्रांत प्रवास, ये भी शिवचंद भरतिया ने लिखी थी। तो इन तीनों चीजों को याद रखना। और ये भरतेश्वर बाहुबली घोर है, ये व्रजसेन सूरी के द्वारा लिखी गई थी। ये राजस्थान का प्रथम प्राचीनतम ग्रंथ है। इतनी चीजें आपको याद रखना है। इसके अलावा अब एक और याद रखना है, आधुनिक राजस्थान की प्रथम जो काव्य कृति थी वो थी बादली। पेपर में बार बार आता है बादली, और बादली के रचयिता कौन थे? चंद्र सिंह बिरकाली। अगला क्वेश्चन देखो, 1733 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, के लेखक कौन है? नाम सुना होगा, जिज मोहम्मद शाही। बड़ा ही शानदार ग्रंथ है, और ये ग्रंथ जय सिंह कारी का, ये दोनों ग्रंथ स्वाई जय सिंह के हैं। ये स्वाई जय सिंह जो 1700 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1743 में इसकी मृत्यु हो गई थी। स्वाई की उपाधि से औरंगजेब ने दी थी, और ये विज्ञान को समर्पित शासक कहलाता है। इसी ने 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर के पुरकोटे की नींव रखी थी। इसी के समय जयपुर पुरकोटा बना था, जयपुर को राजधानी इसने बनाई थी। और भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण किया, जिसमें जयपुर वाली सबसे बड़ी है। बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी किया गया? बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी किया गया? बहुत ही शानदार है, और चित्र राजस्थान की चित्रकला में सबसे ज्यादा ये फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कौन सा? बनी ठनी। तो बनी ठनी पर 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। ये बनी ठनी चित्र जो बनाया था वो मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाया था, किशनगढ़ के राजा सामंत सिंह के समय। 1818 की संधियों में राज्य और तत्कालीन शासक के संबंध में निम्न में से असंगत है। 1818 की संधियों में राज्य व तत्कालीन शासक, क्योंकि 1818 की संधियां जो अंग्रेजों के द्वारा की गई थी उससे संबंधित। देखो उस समय जोधपुर का शासक भीम सिंह था, जोधपुर का शासक है भीम सिंह था, तो ये गलत है, क्योंकि उस समय जोधपुर का शासक है मान सिंह था। ये वही मान सिंह है जिसे सन्यासी राजा कहा जाता है, जिसने गिंगोली के युद्ध जयपुर के साथ लड़ा था लेकिन हार गया था, और मान प्रकाश पुस्तकालय बनाया था जोधपुर में, और महामंदिर का निर्माण माननाथी संप्रदाय की स्थापना की थी। बूंदी का विष्णु सिंह था, सही है। किशनगढ़ का कल्याण सिंह था, ये भी सही है। बीकानेर का सूरत सिंह था, ये भी सही है। तो उत्तर आ जाएगा 1 नंबर। जोधपुर का कौन था? मान सिंह। मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी तथा उनके शिष्य डूंगर के पटेल पुंजा धीरजी को बंदी बनाकर कहां रखा गया? मानगढ़ धाम के बाद गोविंद गिरी, 17 नवंबर 1913 की बात है। गोविंद गिरी और उनके जो शिष्य थे पुंजा धीरजी, उनको बंदी बना लिया गया। उनको किन जेलों के अंदर रखा गया था? तो याद रखना, संत रामपुरा की जेल और साबरमती जेल, इन 2 जेलों में इनको रखा गया। तो ए व बी इसका सही हो जाएगा। 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? ये बहुत ही खास क्वेश्चन है। 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी, जिसे राजस्थान का दधीची कहते हैं। जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाने का सबसे
पहले श्रेय जाता है अर्जुन लाल सेठी, और जिसे ये बाद में अजमेर में मुस्लिम धर्म की बच्चों को शिक्षा देते हैं, इसलिए इन्हें मुस्लिम समझकर दफनाया जाता है मुस्लिम पद्धति से। नेड़ा की छतरी, नोड़ा नहीं है नेड़ा, नेड़ा की छतरियां कहाँ स्थित है? नेड़ा की छतरियां अलवर में है। कहाँ पे है? अलवर में है नेड़ा की छतरी। बूंदी में 84 खंभों की छतरी है, अलवर में 80 खंभों की छतरी है, भीलवाड़ा में मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 32 खंभों की छतरी है। किसकी? एक तो जगन्नाथ कछावा की और एक राणा सांगा की। और नागौर में 16 खंभों की छतरी है अमर सिंह राठौड़ की। पृथ्वीराज पित्थल के गुरु कौन थे? पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र थे, जिन्हें इतिहास में पित्थल के नाम से जाना जाता है, उनके गुरु कौन थे? तो पित्थल के गुरु थे विट्ठल की इनके गुरु थे। पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर दी थी अकबर के द्वारा, और वहीं पर इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ लिखा था। जोगियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा? देखो कोई भी पेपर देख लो, आपको वाद्य यंत्र से प्रश्न मिलेगा, और आजकल ये जोगियों के प्रमुख वाद्य यंत्र बड़े पूछने लगे। तो जोगियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा? सारंगी, क्योंकि सारंगी भी कई प्रकार की होती है, गुजराती, सिंधी सारंगी। और खास करके ये प्रश्न आता है जो सारंगी है, एक तो तत्वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का तत्वाद्य यंत्र है? 27 तार इसमें होते हैं। और अभी कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन आया था, अलवर के जो जोगी हैं, अलवर के जो जोगी हैं वो किस सारंगी बजाने में सिद्धस्त थे? तो सिंधी सारंगी बजाने में। तो ये याद रखना। दुकाको भील जाति बजाती है, और इसके अलावा तंदूरा कामड़ जाति के महलाई जब बजाया जाता है, रबाब मेवाड़ के रावल और भाट जाति इसको बजाते हैं, ध्यान रखना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंथ परीक्षा किस संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है? सुना होगा आपने नाम, या नहीं सुना था सुन लेना। पंथ परीक्षा किस संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है? दादू दयाल का। दादू दयाल जी यानी दादू पंथ का प्रसिद्ध संप्रदाय, ये प्रसिद्ध ग्रंथ है पंथ परीक्षा। इस ग्रंथ में दादू पंथी साधुओं के विभिन्न लक्षण बताए गए हैं। किसमें? इसमें। इसके अलावा दादू दयाल जी के 2 ग्रंथ बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, दादू दयालरा दोहा और हरडे वाणी। और इन्होंने ढूंढाड़ी भाषा, जिसको कहते हैं सदूकड़ी भाषा में, वो ग्रंथ लिखे थे। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? देवनारायण जी का जन्म नागवंशी गुर्जर परिवार में हुआ था, बिल्कुल सही है। इनके बचपन का नाम विरमदेव था, यह गलत हो जाता है, क्योंकि इनके बचपन का नाम विरमदेव नहीं था बल्कि उदय सिंह था। तो ये क्या पूछ रहा है? असत्य पूछ रहा है, तो ये तो असत्य हो गया। इनकी पत्नी पीपलदे थी, बिल्कुल सही है। इनका स्वर्गवास देवमाली ब्यावर में हुआ था, ये भी सही है, तो असत्य हो गया। अब देवनारायण जी की बात है तो गुर्जर समाज के ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इनके बचपन का नाम उदय सिंह था, इनका घोड़ा लीलागर था। और इनका जो मुख्य जो प्रसिद्ध मेला है या पूजा स्थल है वो आसिंद भीलवाड़ा है, खारी नदी के किनारे। और इनका जो मुख्य मेला लगता है भाद्रपद महीने में, भाद्रपद शुक्ल की छठ और सप्तम को लगता है। इसी दिन आपको बताया कि गुर्जर समाज के जो लोग हैं न तो दूध को जमाते हैं, यानी खास करके छठ वाले दिन, और न ही दूध बेचते हैं। और गुर्जर समाज के अंदर जब इनकी फड़ का वाचन किया जाता है तो जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हो चुका है। इतनी बातें आपको याद रखनी। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज। अब ऑप्शन आपके सामने ये देखिए, BCAD, ACBD, ADBC, ABCD। मैं आपको बता देता हूं सीधा ही। देखिए, पृथ्वीराज प्रथम आए थे, उसके बाद अजयराज आए थे, फिर अर्णोराज आए थे, फिर विग्रहराज चतुर्थ आए थे। विग्रहराज चतुर्थ के बाद फिर जैसे पृथ्वीराज सोमेश्वर आए थे, सोमेश्वर पृथ्वीराज द्वितीय आए थे, पृथ्वीराज द्वितीय के बाद सोमेश्वर आए थे, और सोमेश्वर के बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय आए थे। तो कालक्रम पूछे तो AB पहले प्रथम, फिर अजयराज आए थे, फिर अर्णोराज, फिर विग्रहराज चतुर्थ। ABCD इसका उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है। राजा मानसिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाए थे? राजा मानसिंह वही है जो आमेर के शासक बने थे 1589 में, और 1614 में एलिचपुर महाराष्ट्र में मृत्यु हो गई थी। 1550 में इनका मौजमाबाद जयपुर में जन्म हुआ था, और 1562 में ये अकबर की सेवा में 12 वर्ष की आयु में चला गया, जहां अकबर ने इसे फरजंद और राजा की उपाधि दी। तो ये 5 कारीगर लाया था। कहां से लाया था? लाहौर से लाया था मीनाकारी। इसलिए पूछा जाता है पेपर में, मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और कुंदन लाल मिस्त्री इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं।
ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा राजा मान सिंह के समय ब्लू पोट्री का आगमन भी लाहौर से आमेर हुआ था। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए प्रथम संदेश वाक्य के रूप में किसे भेजा? भी प्रश्न जो बता रहा ना पेपर में आपको ऐसे मिलेंगे यही। तो अकबर महाराणा प्रताप जब 1572 में गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ तो अकबर ने सुलह कुल की नीति बनाई थी भी कैसे भी महाराणा प्रताप को अपने पक्ष में करना है, अपने अधीन करना है। इसलिए अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। इसका सूत्र आप जानते हो, जम भट्टो या जम भट्ट कैसे कर लो। सबसे पहले जलाल खां आया था, जलाल खां कोरची, तो ये उत्तर हो गया पहले। तो दूसरा मान सिंह आया था 2 नंबर पे, ठीक है। जलाल खां ये 1572 में आया था, उसके अलावा तीनों ही 1573 में आए थे। फिर आया भगवंत दास 3 नंबर पे, लास्ट आया टोडरमल 4 नंबर। इनका क्रम पूछा जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। भरतपुर के किस शासक ने 12 जून 1761 को आगरे के किले पर अधिकार कर लिया था? ये देखो भी, भरतपुर का जाट शासक कौन था? क्योंकि धौलपुर भरतपुर जाट रियासतें थी। 12 जून 1761 को ना आगरा के किले पर अधिकार कर लिया था। वो शासक कौन था? सूरजमल, जाट राजा सूरजमल, जाटों का प्लेटो अफलातून जिसे कहा जाता है, सूरजमल ने कर लिया था। और सूरजमल ने ही 1733 में भरतपुर के किले का निर्माण करवाया था। और इसकी पत्नी का नाम याद रखना, इनकी किशोरी देवी, क्या था? किशोरी देवी थी। और इन्हीं का पुत्र था रणजीत सिंह जो आगे शासक भी बना था। किशोरी देवी अच्छे तरीके से ना भरतपुर के पुनरुत्थान, भरतपुर के अंदर भरतपुर को बचाने वाली, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले, लाज रखने वाली किशोरी देवी थी, इसलिए चर्चा में रहती है। रणजीत सिंह 1805 में लॉर्ड लेक का आगमन हुआ था। रणजीत सिंह के समय जवाहर सिंह ये भी भरतपुर का शासक हुआ था। और बदन सिंह के बारे में याद रखना, ब्रजराज की उपाधि धारण की थी बदन सिंह ने। ब्रजराज की उपाधि जय सिंह के द्वारा दी गई थी। इसके अलावा जब भी भरतपुर की बात आती है तो चूड़ामन को याद रखना। चूड़ामन ने मथुरा के समीप एक पृथक जाट राज्य स्थापित किया था, ये वो चूड़ामन था। ये सारी बातें याद रखनी। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? ओसिया में महावीर स्वामी के मंदिर है। ओसिया कहां पे? जोधपुर में, जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। ओसिया का प्राचीन नाम उपकेश पटन था। में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर है, वो किस राजा के काल के? वत्सराज। ये बड़ा खास फेमस है। और आपसे पूछे किस शैली में बने हुए हैं चित्र? गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं। वत्सराज एक शासक आया था जिसे रणहस्तिनी की उपाधि प्राप्त है। रणहस्तिनी की, युद्ध में हाथी के समान। उसके समय में महावीर स्वामी के ये और सूर्य मंदिर के जैन मंदिर बनाए गए थे ओसिया जोधपुर। कौन सा युगम असंगत है? कौन सा युगम असंगत है? देखो, जैसलमेर दुर्ग चिड़ियाटुक पहाड़ी पे है क्या? ये पहले ही गलत हो गया। चिड़ियाटुक पहाड़ी पे मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। कौन सा? चिड़ियाटुक पहाड़ी पे तो मेहरानगढ़ है। जैसलमेर तो त्रिकुट पहाड़ी पे। सिवाना दुर्ग हल्देश्वर की पहाड़ी पे, बिल्कुल सही है। जालोर दुर्ग सुवर्णगिरी पहाड़ी पे, ये भी सही है। दौसा का किला देवगिरी पहाड़ी पे है, ये भी सही है। उत्तर 1 नंबर। दुर्गों से अच्छे तरीके से याद रखना प्रश्न। उषा लाट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? नाम सुना होगा उषा लाट। आप उषा मस्जिद सुनी होगी, उषा मस्जिद भरतपुर के अंदर सुनी होगी। उषा लाट ये जैसलमेर दुर्ग में स्थित है, असत्य है। पहला ही हो गया क्योंकि उषा लाट भरतपुर में। उषा लाट कहां पे है? भरतपुर में। इसे भीमलाट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भीमलाट भी कहा जाता है। इसे विष्णुवर्धन ने बनाया था। इसने विष्णुवर्धन ने बनाया था। यह लाल पत्थरों से बनी 8 मंजिला इमारत है, ये भी सही है। तो असत्य ये हो जाएगा क्योंकि उषा लाट कौन से दुर्ग में? भरतपुर के बयाना दुर्ग में स्थित है। और भरतपुर के बयाना दुर्ग में ही राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ बयाना के अंदर विजय स्तंभ है। उसके बारे में 2 बातें कहा जाती है। या तो उत्तर आएगा उसका निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया था। अगर समुद्रगुप्त ऑप्शन में नहीं आता है तो उत्तर आ जाएगा विष्णुवर्धन। ये ध्यान रखना। कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? ये तो आपको पता ही है। धूलकोट किसको कहते हैं? आहड़ को कहते हैं। धूलकोट भी कहते हैं, आघाटपुर भी कहते हैं। आघाटपुर भी कहा जाता है। ये आहड़ सभ्यता है वो बेड़च नदी के किनारे है। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी और ये ताम्र नगरी भी कहलाती है। इतनी बात आपको याद रखनी। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चौहान वंश के काल में इतिहास की जानकारी नहीं देता? इनमें से 4 लिखा हुआ है। कौन सा स्रोत है जो चौहान वंश के काल के इतिहास की जानकारी नहीं देता? तो देखो, पृथ्वीराज विजय तो देगा, जैनक ने लिखा। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई तो बिल्कुल देता है। बिजोलिया शिलालेख के तो नाम यही है कि चौहानों का जब भी काल पूछे बिजोलिया शिलालेख। लेकिन गटियाला शिलालेख है ये जानकारी नहीं देता। गटियाला शिलालेख पूछे तो गुर्जर प्रतिहार की जानकारी देता है। किसकी? गुर्जर प्रतिहार। खास करके गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शासक आया था राजा कक की वंशावली
यशोगान, उसके बारे में जानकारी देता है। ये घटियाला शिलालेख जोधपुर के अंदर है, बहुत ही खास ये शिलालेख है और इसके रचयिता मग थे। घटियाला शिलालेख के रचयिता कौन थे? मग थे, याद रखना। और इसको उत्कीर्ण किसने करवाया था? कृष्णेश्वर ने। इसको उत्कीर्ण करवाया था कृष्णेश्वर ने, इसके रचयिता मग थे, ठीक है। और इसमें मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख भी मिलता है। ये संस्कृत और प्राकृतिक भाषा में है सारी बातें। बिजोलिया शिलालेख देखो, ये 1170 में सोमेश्वर चौहान के समय रचा गया था। इसके रचयिता गुणभद्र थे, संस्कृत भाषा में रचा। और इसको जो उत्कीर्ण करवाया था वो जैन ऋषि लोलाक ने करवाया था। चौहानों की जानकारी मिलती है। इतनी बातें आपको याद रखनी। इस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर में 2001 और 11 में दशक में सर्वाधिक कमी दर्ज हुई है। कौन सा जिला था जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे सर्वाधिक कम वृद्धि दर हुई है? तो ये श्री गंगानगर, महज 10% ही जनसंख्या में वृद्धि हुई। और सबसे ज्यादा 32.5% बाड़मेर में वृद्धि हुई थी। ये याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है और बार बार पेपर में आते हैं। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? देखो, मेवात डांग कार्यक्रम है, ये कई कार्यक्रम है ना, मगरा, माडा, आडा, ये इन कार्यक्रमों में हर बार बजट में कुछ न कुछ राशि आवंटित की जाती है, इसलिए चर्चा में रहते हैं हर साल। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में काम करता है? तो 2 जिलों में विकास क्षेत्रीय कार्यक्रम 2। और चला कब? 1986-87 में ये चला और 100% राज्य वित्त पोषित है। इसमें अलवर की तो 8 और भरतपुर की 4 पंचायतें शामिल है। अलवर की 8 और भरतपुर की 4 पंचायतें शामिल है, ये याद रखना। अगला, राजकौशल पोर्टल पर राजबोट की सुविधा कब से प्रारंभ की गई? राजकौशल पोर्टल पर राजबोट की सुविधा प्रारंभ की गई। ये श्रमिकों के लिए कोरोना काल में, उस समय जब देश विदेश से, राज्यों से श्रमिक आए थे ना, उनको रोजगार देने के लिए, पंजीयन के लिए राजकौशल पोर्टल शुरू किया गया था। तो इसकी शुरुआत 23 जून 2020 को हुई थी। इतना याद रखना, क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन नहीं होंगे, कभी भी ये सोचो भी 2020 का पुराना हो गया। ये क्वेश्चन अपडेट में रहेंगे, क्योंकि कोरोना काल में जो भी घटना घटित हुई ना, वो 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद कभी पेपर में पूछी जा सकती है। कबीर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? कबीर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर आ जाएगा, कबीर शाह का मकबरा करौली के अंदर है। कहां पे? करौली में। और गजरा का मकबरा धौलपुर के अंदर। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं, भी 50 क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं हम 30 मिनटों के अंदर, ज्यादा से ज्यादा कई बार 35-36 मिनट हो जाते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन हमारे सवाल आपके जवाब, जो मुख्य बातें होती है मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं। सुबह 7:30 पर हमारी राजस्थान करंट क्लास आ रही है, निरंतर देखें। और जल्द ही राजस्थान पुलिस के लिए हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्लस प्रादेशिक करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करने जा रहे हैं पूरे तथ्य के साथ। तैयार रहिए, मस्त रहिए और निरंतर पढ़िए। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? देखो, सीसा जस्ता तो राजपुरा रीवा में होता है, बिल्कुल सही है। लोहा ऐसक डाबला सिंगाना क्षेत्र में मिलता है, बिल्कुल सही है। तांबा लिलवानी में मिलता है, ये गलत हो गया। तांबा लिलवानी में नहीं मिलता, क्योंकि लिलवानी बांसवाड़ा के अंदर है, और लिलवानी तो मैग्नीज निकलती है वहां से। क्या है? मैग्नीज खनिज निकलते हैं। रॉक फॉस्फेट जामरकोटड़ा उदयपुर, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, जामरकोटड़ा उदयपुर के अंदर प्रसिद्ध है, तो ये गलत हो गया। खनिजों से संबंधित ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके। निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ो भाई, ध्यानपूर्वक पढ़ लो। यह खनिज कहिला डूंगरपुर में पाया जाता है। कौन सा खनिज है? 4 ऑप्शन आएंगे। यह खनिज कहिला डूंगरपुर में पाया जाता है, यह कराड़ा जालोर चोकरी चापोली सीकर में भी पाया जाता है, यह सीमेंट एसिड लोहा व इस्पात उद्योगों में प्रयुक्त होता है। तीनों कथन है। ये खनिज कहिला डूंगरपुर में पाया जाता है, यह कराड़ा जालोर चोकरी चापोली सीकर में पाया जाता है, सीमेंट एसिड लोहा इस्पात में प्रयुक्त होता है। एक और हिंट दे देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ये हिंट दे देता हूं कि यह खनिज मांडो की पाल में भी पाया जाता है, मांडो की पाल में भी पाया जाता है। देखते हैं कितने विद्यार्थी जवाब दे पाते हैं। सीधा याद है तो सीधा दे दो, तो यहाँ देखो, उपयुक्त कथन किस खनिज का है? फेल्सपार, फ्लोरस्पार, कैल्साइट, अभ्रक। फ्लोरस्पाल को फ्लोराइट भी कहा जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जब मांडो की पाल आपके नाम आ गया ना, तो फ्लोरस्पार कह सकते हैं। कौन सा पोर्टल सूचना के अधिकार 2005 की धारा 4(2) को क्रियान्वित करता है? इतना इंपॉर्टेंट है ये धाराएं 4(2), ऐसे 90(1), 21(1), 89, 38, ये धाराएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा पोर्टल सूचना के अधिकार 2005 की धारा 4(2) को क्रियान्वित करता है? तो जन सूचना पोर्टल, ये जन सूचना पोर्टल करता है। जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 को इसका लोकार्पण किया गया था, याद रखना। ई सखी क्या है? 18 से 35 आयु वर्ग की महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है
ये याद रखना। और राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 12 जून 2019 को शुरू किया गया था। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कस किस स्थान पर स्थित है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कस किस स्थान पर स्थित है? तो ये डिडवाना नागौर के अंदर स्थापित और 2008 में इसका निजीकरण किया गया। कुक्कस जयपुर में कौन सा पार्क स्थापित किया गया है? कुक्कस जयपुर में कौन सा पार्क स्थापित किया? आजकल ये डिजिटल क्षेत्र में और ये औद्योगिक क्षेत्र में बड़े प्रश्न आते हैं। तो कुक्कस जयपुर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। कुक्कस जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। अच्छा, पुष्प पार्क कहाँ पे है? खुसखेड़ा अलवर में। फिनटेक, ये फिनटेक पार्क है, ये कहाँ पे है? जयपुर में। जबकि फिनटेक यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? जोधपुर में। जापानी पार्क कहाँ पे है? निमराना अलवर में। याद रखना, जापानी पार्क निमराना अलवर में है। राजस्थान का प्रथम जापानी पार्क है। और राजस्थान का दूसरा जापानी पार्क है गिलोट अलवर में। इसके अलावा राजस्थान का कोरिया पार्क कहाँ पे है? ये भी गिलोट अलवर के अंदर स्थापित किया जा रहा है। तो ये कुछ पार्क है जो एग्जाम में आते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? देखो, माही बजाज सागर बांध से 144 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है, बिल्कुल ये तो सही है। राणा प्रताप सागर बांध से 172 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है, ये भी सही है। और गांधी सागर बांध से 115 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है, ये भी सही है। जवाहर सागर बांध से 72 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है, तो ये गलत है। तो ये गलत है क्योंकि जवाहर सागर बांध से 99 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है, 33 मेगावाट की 3 इकाइयां कार्यरत है। गांधी सागर बांध में 23 मेगावाट की 5 इकाइयां कार्यरत है। और राणा प्रताप सागर बांध में टोटल कितनी? 43 मेगावाट की 3 स्थापित है। और माही बजाज सागर में है। आपको पता है ये सारे तीनों बांध कहाँ पे है? ये चंबल नदी पर है, जिसमें 50-50 है राजस्थान और मध्य प्रदेश। और माही बजाज सागर गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। गंगा नहर का उद्गम किस नदी से होता है? बड़ा ही शानदार और सिंपल क्वेश्चन है। गंगा नहर का उद्गम किस नदी से होता है? ताजा अभी एलडीसी के एग्जाम में है और बार बार आता है ये प्रश्न आता है, गंगा नहर का लाभ किस जिले को मिलता है? किस जिले में सिंचाई होती है? गंगानगर में। तो ये सतलज नदी से निकलती है। कहां से? सतलज नदी से निकलती है। इसकी टोटल जो लंबाई है ना, वो 129 किलोमीटर है। टोटल 129 किलोमीटर लंबाई है। 112 तो है पंजाब में और 17 किलोमीटर ये राजस्थान में शिवपुर हेड तक है। कौन सी? गंगा नहर सतलज नदी से ये निकाली गई है। श्री गंगानगर में इसे क्या होती है? सिंचाई होती है। राठी प्रजाति कौन सी 2 गायों की संकर प्रजाति है? गाय की राठी प्रजाति है, जिसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं पशुओं में। और नदियों में पूछे तो राजस्थान की कामधेनु चंबल को कहते हैं। 2 गायों की संकर प्रजाति है, किस किस की है? तो सिंधी और साहिवाल की। प्रश्न बहुत बार आता है। सिंधी और साहिवाल की संकर प्रजाति राठी है, जो खास करके उत्तरी राजस्थान, गंगानगर, बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान वानिकी व जैव विविधता परियोजना कब से प्रारंभ की गई? राजस्थान वानिकी व जैव विविधता परियोजना कब से प्रारंभ की गई? तो अप्रैल 2003 से की गई और जीका संस्था यानी जापान के सहयोग से स्थापित की गई है। इसके अलावा राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1950 को हुई थी और स्वतंत्रता के बाद राजस्थान वन अधिनियम पारित हुआ 1953 में। और 18 फरवरी 2010 को राजस्थान की प्रथम वन नीति स्थापित की गई थी। और वर्तमान में राजस्थान के वन व पर्यावरण मंत्री है हेमाराम चौधरी। विश्व का पहला होम्योपैथिक विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया? ये क्वेश्चन 2011 के बीएसटीसी एग्जाम में आया, 2017 के जेल प्रेरी के एग्जाम में आ चुका है। विश्व का पहला होम्योपैथिक ये निजी विश्वविद्यालय है, ये अपने जयपुर के अंदर है, भी याद रखना, ठीक है। और राजस्थान में पूछे क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? झुंझुनू में। राजस्थान में जल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? अलवर में। राजस्थान में मत्स्य विश्वविद्यालय कहाँ पे है? अलवर में। राजस्थान में राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? जोधपुर में। केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है? अजमेर में। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, प्रश्न आते हैं इस प्रकार के पेपर। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त नियुक्त किए गए थे। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे आई.डी. दुआ। कौन थे? आई.डी. दुआ। राजस्थान में प्रथम लोकायुक्त को स्वीकृति 1973 में राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। प्रथम लोकायुक्त आई.डी. दुआ थे और वर्तमान में लोकायुक्त है प्रताप कृष्ण लोहरा। और राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त थे के.पी.यू. मेनन। बार बार प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ना आपका काम हो जाता है। 49 नंबर, निम्न में से राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राज्य सूचना आयोग है, राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक सांविधिक निकाय है,
यह एक सांविधिक निकाय है जिसको हम लीगल कहते हैं। यह एक स्वायत्त शासी निकाय है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण 18 अप्रैल 2005 को हुआ था। इसका निर्माण 18 अप्रैल 2005 को, ये गलत है क्योंकि इसका निर्माण तो 18 अप्रैल 2006 को हुआ था गठन। तो एक ये भी सही है और ये भी सही है, तो ए और बी दोनों सही होंगे, ए और बी दोनों ही सही होंगे। अब देखो राज्य सूचना आयोग की बात आई है, इतने प्रश्न है तो इसकी थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं। राज्य सूचना आयोग जो है इसका जो गठन हुआ था ये 18 अप्रैल 2006 को हुआ था, ये तारीख पेपर में आती है। पूर्णतः ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर, ठीक है। वैसे गठन इसका कब हुआ, 18 अप्रैल 2000, पूर्णतः ये लागू हो गया था 12 अक्टूबर 2000। शुरुआत इसका 2005 से, गठन 2006 से, क्योंकि अधिनियम 2005 के तहत था। राजस्थान के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त थे एमडी कोरानी। एमडी कोरानी वर्तमान में कौन है, डीबी गुप्ता। ये याद रखना सारी चीजें। इसका कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु प्लस केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि होती है। पहले 2019 से पहले क्या हुआ था, इसमें 5 वर्ष या 65 वर्ष था, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन किया गया और इसमें कहा गया कि 65 वर्ष की आयु प्लस केंद्र सरकार निर्धारित करेगी अवधि, वही ही मानी जाएगी। इसमें टोटल 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य होते, 11 सदस्य होते। ये बात आपको पूरी राज्य सूचना आयोग की याद रखनी है। जो जो मुख्य टॉपिक आ रहा है, जो मुझे पता है कि ये पेपर में आने के पूरे चांसेस रहते हैं और हर बार आ रहा है, उसके बारे में मैं पूरी आपको जानकारी दे रहा हूँ। और जो मुख्य इतना नहीं है, एक आधा बस आंसर चाहिए, उसकी जानकारी मैं उसी हिसाब से दे रहा हूँ। तो आप रोज 9 बजे कोई भी क्लास हो हमारी अटेंड करना, सुबह 7:30 पर राजस्थान जीके करंट की क्लास देखना। मैं कहता हूँ राजस्थान जीके का कहीं भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपका गलत नहीं होगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।